प्यारे साथियों, आज आपका इस क्लास में स्वागत है कि फिक्र करता है क्यों, फिक्र से होता है क्या। फिक्र करता है क्यों, फिक्र से होता है क्या। कर ले आज खुद पर भरोसा, फिर देख होता है क्या। कर ले आज एक बार खुद पर भरोसा, फिर देख होता है क्या। प्यारे साथियों, मैं तो यहाँ पर कला से ले रहा हूँ और रोज एक ना एक नया चैप्टर यहाँ पर आपके सामने लाया भी जा रहा है। आपकी प्रैक्टिस को पूरी करने के लिए न जाने कितनी ही मेहनत कर रही है, लेकिन अगर ये मेहनत एक सही जगह पर, एक सही सटीक निशाने पर नहीं लगती तो इस मेहनत का कोई विशेष महत्व नहीं है। इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मुझे अभी पता है कि अभी ज़्यादा जो साथी है वो नहीं जुड़ पाए हैं, तो मैं आपसे अगर पूछना चाहता हूँ कि आपको किस चैप्टर में दिक्कत आ रही है, आपको किस सब्जेक्ट में क्या दिक्कत आ रही है। एक बार जरूर आप संदेश के माध्यम से एक बार भेजें ताकि उन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए, क्योंकि ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि यहाँ पर कला से रेगुलर हो, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो भी कला से हो वो आपके लिए बेनिफिशियल हो। तो एक सटीक रणनीति के साथ में आगे बढ़ने का जो मजा है वो अंततः हमें फल की प्राप्ति कराता है। और अलग अलग डायरेक्शन में जब हम जाते हैं तो इधर के रहते हैं न उधर के रहते हैं। तो बस इसी अंदाज से हम आज एक नया मिक्स प्रैक्टिस का डोज लेकर आए हैं और बहुत शानदार ये क्लास रहने वाली है। इस क्लास से न जाने हम कितने ही शॉर्ट ट्रिक्स देखेंगे और कितने ही कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। बिल्कुल एक एक चीज़ों के हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और देखेंगे कि एग्जाम में किस तरीके से डील करना होता है। जो आज का पहला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, वो कुछ इस तरीके से है जिसमें बोल रहा है कि लेट मान लीजिए कि एल्फा जो है एक सॉल्यूशन है और का इस समीकरण का सॉल्यूशन है। आपको सबको पता है कि जब भी हमें इस प्रकार की क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखने को मिलती है, जब भी हमें इस प्रकार की क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखने को मिलती है प्यारे साथियों, तो उसका एक मूल अल्फा होता है और एक मूल अल्फा स्क्वायर होता है, यानी कि एक मूल उसका ओमेगा होता है और एक मूल उसका ओमेगा स्क्वायर होता है। यानी कि ये मूल इसको क्या करेंगे प्यारे साथियों, सेटिस्फाई करेंगे। सेटिस्फाई करेंगे, क्या करेंगे? सेटिस्फाई करेंगे, संतुष्ट करेंगे। अगर इसी को कुछ इस तरीके से लिख दिया जाए प्यारे साथियों तो इसके मूल थोड़े से चेंज हो जाते हैं। और याद करना, जब बी साइन को चेंज किया जाता है, जब भी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साइन को यानी कि बी वाले साइन को चेंज किया जाता है तो उसके मूलों का साइन चेंज हो जाता है। तो मूलों का साइन क्या हो जाएगा? माइनस का ओमेगा स्क्वायर। अगर पहले ओमेगा और ओमेगा तो इसके जो रूट होंगे वो इस तरीके से होंगे। तो ये थोड़ा सा आपको जानना है क्योंकि इससे कॉम्प्लेक्स नंबर में भी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात करें प्यारे साथी ओमेगा, तो ओमेगा की जो वैल्यू होती है -1 प्लस का √3 आयोटा बाई 2 होती है। और वहीं पर अगर ओमेगा स्क्वायर की अगर बात की जाए प्यारे साथियों तो -1 √3 आयोटा बाई 2 होती है। और एक समीकरण हम पढ़ते आए हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्यारे साथियों ये क्या होता है? 0 होता है। और एक चीज और हम पढ़ के आए हैं कि ओमेगा की पावर 999 के साथ में ओमेगा की पावर 3 गुना n हो और n का मान कुछ भी हो प्यारे साथियों, इसका आंसर हमेशा 1 आता है। थोड़ा सा ये भी देख लेना। ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से पुटअप होंगे आपको अलग अलग क्वेश्चन करवा दिए हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर की भाई क्लास जाकर देखिए, शायद यूट्यूब के इतिहास में इसी कॉम्प्लेक्स नंबर डिटेल से नहीं करवाएंगे। तो ये आपको नोट कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है। अब आगे चलते हैं। तो अब आपको पता चल गया है प्यारे साथियों कि इसके जो रूट हैं वो क्या हो गए हैं? अल्फा और अल्फा स्क्वायर यानी कि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर हो गए। एंड और 4 के लिए सम ए और बी के लिए इन। हमें अब देखिए ये आप क्या हो गई, एक मैट्रिक्स हो गई, ये एक मैट्रिक्स हो गई। इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो क्या हो गया? 1 क्रॉस 3 हो गया। और इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है प्यारे साथी वो 3 क्रॉस 3 हो गया। तो जो बनने वाली जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या होगा? आप बोलेंगे जी 1 क्रॉस 3 हो जाएगा, यानी कि यही मैट्रिक्स हमको दिया है 1 क्रॉस 3। जब इन दोनों का प्रोडक्ट किया, दो मैट्रिक्स को का प्रोडक्ट किया, तो आगे हमें
0 0 0 यानी कि 1 क्रॉस 3 की जो मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया है वो दिया है, यानी कि ये इक्वल है। और जब भी दो मैट्रिक्स अपने आप में इक्वल हो जाती है प्यारे साथियों, तो जो पहला एलिमेंट है उसके पहले एलिमेंट के बराबर, दूसरा एलिमेंट उसके दूसरे एलिमेंट के बराबर, इस तरीके से हम करते हैं। आगे कह रहा है इफ अगर 4 अपॉन में अल्फा की पावर 4 प्लस m अपॉन अल्फा की पावर a प्लस n अपॉन अल्फा की पावर b बराबर 3 है, देन m प्लस n इक्वल क्या होगा? तो सीधी सी बात यह है कि जब आपको अल्फा दिया है इसका मूल, तो आप यहाँ पे भी अल्फा लेंगे, ओमेगा लेंगे, या तो आप ओमेगा लो या आप ओमेगा स्क्वायर लो। तो अल्फा की जगह हमेशा ओमेगा रखना पड़ेगा, या अगर ओमेगा स्क्वायर ले रहे हो तो ओमेगा स्क्वायर रखना पड़ेगा। अगर आप एक को अल्फा एक को ओमेगा मान रहे हो, एक को ओमेगा स्क्वायर, तो फिर यहाँ पर जब लगाओगे तो गलत हो जाएगा। या तो ओमेगा ही लो, क्योंकि बोला है ग्रे ने इसका मूल अल्फा है, बोला है, ये नहीं कहा कि अल्फा और अल्फा स्क्वायर है तब नहीं लेना है। अल्फा दिया है इसलिए आप अल्फा का मान या तो ओमेगा लो पूरी समीकरण के लिए, या अल्फा का मान ओमेगा स्क्वायर लो। तो ओमेगा स्क्वायर लेंगे तो थोड़ी सी क्या होगी, कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, इसलिए अल्फा का मान हम क्या लेते हैं प्यारे साथियों, ओमेगा ही लेते हैं। तो इस a और b का मान ज्ञात करने के लिए पहले इसको सोल्व करना पड़ेगा। तो इसका जो हमें पता है मैट्रिक्स क्या होगा, 1 क्रॉस 3 होगा, तो इसका हम क्या कर देंगे प्यारे साथियों, डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। तो इसका कैसे होगा, 1 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा, तो पहले इसको, पहले एलिमेंट को इस पंक्ति से मल्टीप्लाई किया जाएगा, फिर दूसरी वापस से इन तीनों को इससे किया जाएगा, फिर इनको इससे किया जाएगा। तो करते हैं, 4 हो गया प्यारे साथियों, माइनस का a हो गया, और b को -2 से करेंगे तो माइनस का 2b हो गया। बीच वाली पंक्ति को फिर से इस रो से करेंगे तो ये 16 चौक 64 हो गया प्यारे साथियों, माइनस का a हो गया और माइनस का 14b हो गया। उसके बाद में प्यारे साथियों थर्ड कॉलम से करेंगे फर्स्ट रो का, तो ये हो गया 52 प्लस का 2a माइनस का 8b, और इक्वल टू दिया है प्यारे साथियों 0 0 0। ठीक है, तो अब इसको सोल्व करते हैं। देखिए ये किसके बराबर होगा, इस 0 के बराबर होगा, और ये भी किसके बराबर होगा, इस 0 के बराबर होगा, और ये किसके, इसके बराबर। जब भी हमें दो कांस्टेंट का, दो वेरिएबल का जब भी हमें प्यारे साथियों निकालना हो, तो कम से कम दो समीकरण हमारे पास में होने चाहिए। और 3 समीकरण है तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, हम 2 से ही 2 वेरिएबल निकाल सकते हैं, 2 समीकरण से ही हम 2 वेरिएबल निकाल सकते हैं। तो बस ये 4a माइनस का 2b बराबर क्या दे रखा है, 0 दे रखा है, और 64 माइनस a माइनस का 14b बराबर क्या दे रखा है, 0 हो गया। इसके इक्वल कर दिया। तो अब आप क्या करोगे, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो। अगर 1 माइनस का 2 कर दूं प्यारे साथियों, तो ये क्या हो गया, माइनस का 60 हो गया। उसके बाद में ये a से कैंसिल हो गया, ये यहाँ पे प्लस का 12b हो गया। तो b की वैल्यू एक्सट्रीम क्या आई है प्यारे साथियों, उधर जाएगा, माइनस से माइनस कटेगा, b की वैल्यू आ गई 5, 12 बटे 60। तो b की वैल्यू 5 आएगी, तो समीकरण 1 में रख देंगे। क्या कर देंगे, रख देंगे। a में रखने पर हमें पता है कि 4 माइनस का a बराबर, इसको उधर लेके जाएंगे तो 2 गुना 5 यानी कि 10 हो गया, और इधर लेके आएंगे तो a की वैल्यू प्यारे साथियों माइनस का 6 आ गई। a की वैल्यू क्या आ गई है, माइनस का 6। ये कैलकुलेशन है, इसको आप खुद करिए, खुद समझिए इसको कैसे किया है। वैसे इसमें क्या किया, उसको उधर भेजा, उसको उधर भेजा, बस निकल गया हमारा। तो a की वैल्यू हमारे पास में आ गई है और b की वैल्यू हमारे पास में आ गई है। तो अभी इसको मिटाते हैं प्यारे साथियों। अब हम लिख देते हैं प्यारे साथियों कि जो a की वैल्यू आई थी वो माइनस का 6 आई थी, और b की वैल्यू क्या आई थी, 5 आई थी। ये 2 चीजें हमें आ गई। अब हम इसमें मान रखते हैं, तो इसमें मान रखते हैं तो 4 अपॉन में अल्फा को मानना ओमेगा की पावर 4 प्लस का m अपॉन में अल्फा को क्या माना था, ओमेगा की पावर क्या, a का मतलब माइनस का 6 और प्लस का n अपॉन में अल्फा का माना ओमेगा की पावर b का मतलब 5 बराबर क्या हो गया, 3 बराबर क्या हो गया प्यारे साथियों, 3 हो गया। अब देखिए ओमेगा की पावर -6 को 1 अपॉन में ओमेगा की पावर प्लस का 6 लिख सकता हूं, और ओमेगा की पावर 3n का मान मैंने अभी बताया था 1 होता है, तो 3 गुना 2 बराबर क्या होता है, 6 हो गया। 3 की पावर 6 ओमेगा की पावर 6 है ना, तो ओमेगा की पावर 6 क्या हो गया आपका, 1 हो गया। तो ये आपका क्या है, 1 है। तो इसको यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देते हैं, ये 1 है, और ये ओमेगा की पावर 1 बचता है। देखिए जब भी आपके पास में ओमेगा की पावर कुछ भी हो उसमें भाग दे दीजिए, जो शेष पर बचे वही पावर लगा दीजिए। जैसे 191 है, इसमें 3 का भाग दीजिए, तो आप इसमें 3 का भाग दोगे तो आपको पता है कि इसमें ओमेगा की पावर कितना चला, 1 रिमाइंडर बचा, वही इसकी पावर लगा दीजिए, यानी इसका मान किसके बराबर है, ओमेगा की पावर 1 के बराबर है।
है ना। तो इस तरीके से हम ओमेगा की पावर 4 में 3 का भाग देंगे तो 1 रिमाइंडर बचेगा, तो इसकी पावर 1 ही लगा देंगे, ठीक है। इसमें कितना रिमाइंडर बचेगा, 3 का भाग देंगे तो 2 बचेगा, इसलिए इसकी रिमाइंडर 2 बचा, इसलिए इसकी पावर 2 ही लगा देंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं प्यारे साथियों, एलसीएम लेते हैं। तो मैं लेता हूं ओमेगा क्यूब ले लेता हूं मैं, ओमेगा क्यूब इसका यूए ले लिया, क्या लिया, एलसीएम लिया। तो ओमेगा क्यूब लेने पर यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर दिया 4 ओमेगा स्क्वायर हो गया, प्लस का 1 यानी कि m ओमेगा क्यूब हो गया प्यारे साथियों, प्लस का ये n ओमेगा हो गया बराबर 3। अब ओमेगा की मान कितना होता है 1, तो ये 1 हो गया प्यारे साथियों। ये भी क्या हो गया m ओमेगा क्यूब, ये भी क्या हो गया 1, तो 1 से मल्टीप्लाई हो गया, आखिरकार 1 हो गया। अब देखिए क्या करना है, अब ये करना है हमें 4 ओमेगा स्क्वायर प्लस n क्यूब ओमेगा प्लस m बराबर 3 है, ये है। अब यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना है, दिमाग इसलिए लगाना है कि अभी मैंने बताया था 1 प्लस का ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, 0 होता है। अगर मैं इस पूरी समीकरण को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 3 प्लस का 3 ओमेगा प्लस का 3 ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या हो गया मेरे साथ, ये 0 हो गया। इसका मतलब आप छेड़छाड़ी कर सकते हो। तो आप यहाँ पे देखिए 4 ओमेगा स्क्वायर है, तो n की वैल्यू क्या मानी, n की वैल्यू क्या मानी कि इसका मान कुछ आए, n का मान क्या माने कि इसका वैल्यू कुछ आए। तो आप देखिए सेम मानो, ताकि आप है ना कुछ ऐसे वेरिएबल आप कांस्टेंट में लिख सको उसको। तो इसकी मान में n का मान मैं मान लेता हूँ 4, n का मान मैंने 4 माना प्यारे साथियों, तो 4 ओमेगा स्क्वायर हो गया प्लस का 4 ओमेगा हो गया प्लस का m बराबर 3 हो गया। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई प्यारे साथियों, अगर मैं मान लीजिए इसको 4 से मल्टीप्लाई करता तो ये 4 4 4 और इसकी वैल्यू निकालनी होती है, तो इस 4 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 4। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई प्यारे साथियों, माइनस का 4। तो मैंने देता हूँ माइनस का 4 प्लस का m बराबर 3। तो आप कह सकते हो कि जब आपने n का मान 4 माना तो m का वैल्यू कितना आया, m का वैल्यू आप बोलेंगे जी m का वैल्यू आ गया 7, क्या आ गया 7। और बस कुछ नहीं करना है, n की वैल्यू आ गई है, m की वैल्यू आ गई, आपको निकालना है n प्लस m की वैल्यू। n प्लस m की वैल्यू प्यारे साथियों 4 प्लस का 7 हो गया, 4 प्लस का 7 का मतलब 11 हो गया, यानी कि राइट ऑप्शन हमारा जो होगा प्यारे साथियों वो बी ऑप्शन हो जाएगा। क्या शानदार क्वेश्चन नहीं था, ये जबरदस्त क्वेश्चन था जो मैट्रिक्स को भी यहाँ पे हिट किया है, मैट्रिक्स के प्रोडक्ट को भी यहाँ पे हिट किया है, उसके बाद में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी यहाँ पे हिट किया है। जितनी पावर की इक्वेशन होगी, जितने पावर की पॉलिनोमियल फंक्शन होगा, उतने ही उसके क्या होंगे, शून्यक होंगे, फैक्टर होंगे। तो यहाँ पे इसकी पावर 2 थी तो इसके 2 ही तो आ रहे थे, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। उसके बाद में इसमें जाना कि ये क्या है, पूरा सिस्टम जाना है, तब जाकर इसका आंसर आया। तो ये बहुत शानदार क्वेश्चन था जो कहीं ना कहीं हमारी प्रैक्टिस को बूस्ट अप करता है मेरे साथियों। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, लेकिन ऐसे वे क्वेश्चन है जो बहुत, जैसे अब इस क्वेश्चन से आपसे क्या पूछेगा, अगर इसको एनडी में पूछेगा तो कैसे पूछेगा, आपको पूछेगा पहले क्वेश्चन में तो n की वैल्यू बताओ, दूसरे में पूछेगा n की वैल्यू बताओ, तीसरे में क्या पूछेगा m अपॉन में n की वैल्यू बताओ, और मल्टीप्लाई में कर देगा 7, या जो वैल्यू आपके आई है आपको पूछेगा m प्लस n अपॉन में 11 की वैल्यू क्या होगी, तो उस कंडीशन में 1 हो जाएगा, क्योंकि 11 प्लस का बटा 11 का मान 1 हो गया। तो इस तरीके से आपसे 3 क्वेश्चन बना है, मल्टीपल स्टेटमेंट के क्वेश्चन पूछेगा, तो एक क्वेश्चन से कितनी फिरकियां फंस रही है वो फंसा लो। तो बहुत अच्छे से आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हो प्यारे साथियों। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, और नेक्स्ट क्वेश्चन को भी इसी तरीके से उड़ा देंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, बहुत शानदार क्वेश्चन है और एग्जाम में जरूर आ सकता है प्यारे साथियों, कई दफा एग्जाम में पूछा गया और इस बार भी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है इस तरीके का क्वेश्चन। लेकिन हम इस क्वेश्चन की क्या जानेंगे, इस क्वेश्चन के बारे में इसका शॉर्ट मेथड भी जानेंगे और इसका कॉन्सेप्ट भी जानेंगे, सभी चीजें जानेंगे। देखिए इसमें बोल रहा है द नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स, हमें किसकी बात करना है, हमें उन इंटीग्रल्स जो टर्म्स आती है उन्हीं की क्या करनी है, नंबर ज्ञात करनी है। इंटीग्रल टर्म तो अप्रमेय संख्याओं की हमें क्या करनी है, संख्या ज्ञात करनी है। इनमें द एक्सपेंशन में, प्रसार में, ओके इसके प्रसार में, तो जब इसका एक्सपेंशन किया जाएगा, जब इसको खोला जाएगा, जब इसकी पावर को खोला जाएगा, तो इस एक्सपेंशन में कुछ इरेशनल टर्म्स आएगी और वही हमें इंटीग्रल्स टर्म आएगी, और वही इंटीग्रल्स टर्म का हमें क्या करना है, संख्या बताना है कि कितनी इंटीग्रल्स टर्म आई है। तो प्यारे साथियों इस तरीके का करने का 2 मेथड है, एक कॉन्सेप्चुअल और एक ट्रिक। लेकिन ट्रिक पहले नहीं, पहले कॉन्सेप्ट, क्योंकि एग्जाम में अक्सर ट्रिक भूल जाते हैं,
लेकिन कंसेप्ट हमेशा इंसान को क्या करता है, कॉन्फिडेंस दिलाता है। ट्रिक के बल पर इंसान जाता है, कहीं ना कहीं दबा हो जाता है, फूंक लगती है किस्मों की और वहीं बैठ जाता है। लेकिन जब अपने कॉन्फिडेंस, अपने कॉन्सेप्ट के हिसाब से जब एग्जाम में जाता है तो फिर फूंक वो क्वेश्चनों को मारता है, नहीं कि क्वेश्चन उसके फूंक मारते हैं। तो बहुत शानदार क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट सीखेंगे जब इसका हम प्रसार करेंगे प्यारे साथियों। पहली बात तो इसका लिखने का क्या मेथड है, ये यहाँ पे 1/16 है, कितना है 1016। ये थोड़ा सा ध्यान से देखिए, इसको और तरीके से मैं लिख सकता हूँ। इसको और तरीके से कैसे लिख सकता हूँ, इसको लिख सकते हैं 5√2 और इसको लिख सकते हैं √2 7 8। इस तरीके से भी इसको लिखा जा सकता है। आप किसी भी तरीके से लिखा हुआ है, आप डरना नहीं है, क्योंकि याद करना a/b b होता है, इसका मतलब होता है b की पावर 1/a। ठीक है, इसका मतलब ये होता है, जो यहाँ पर आता है वो 1/a हो जाता है पावर। तो बस यही कॉन्सेप्ट था। लेकिन आप इसको ऐसे मत कर देना, ये 8√7 ये अलग है, ये 8 के मल्टीप्लाई में है √7, इस तरीके से ये बिल्कुल अलग है, ये बिल्कुल अलग है। तो ये हम कर सकते हैं इसको। अब देखिए इसका हम प्रसार करते हैं, तो प्रसार करने पर हम इसकी जनरल जो टर्म लेते हैं, आरबी टर्म जो लेते हैं, है ना, तो वो कैसे लेते हैं। मान लीजिए कि आरबी टर्म है, जनरल टर्म है, तो जनरल टर्म कैसे निकालेंगे, एनसीआर ए की पावर n माइनस आर, यहाँ पे a मान लिया, इसको भी मान लिया, और b की पावर r। तो कुछ समझ पा रहे हो, जो एनसीआर के यहाँ पे रहता है वही उसकी पावर, अंत वाले पद की पावर बनती है भी। तो बस इसी तरीके से इसकी जनरल टर्म निकालेंगे। तो जनरल टर्म होगी 1016 CR। r का मान कितना होगा हमें निकालना है, r की वैल्यू ही तो निकाली है, जिससे ही तो इसका इरेशनल इंटीग्रल वैल्यू दिखाएगा। एक कितना है प्यारे साथियों, 5 की पावर हम क्या लिख ली 1/2 और उसकी पावर कितनी है 1016 माइनस का r। ठीक है, और b क्या है मेरे साथियों, b है यहाँ पे, ये इसको लिख सकते हैं 7 की पावर 1/8 और इसकी पावर कितनी है r। इसको अभी सोल्व करो, 1016 CR 5 की पावर 1016 माइनस r/2, जो कि ये इंटू में हो गई, इंटू में हो जाती है पावर 8, 7 की पावर r/8। अब देखिए इंटीग्रल वैल्यू का मतलब है इंटीग्रल आना चाहिए, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -1 -2 -3 -3 -4 -5 ऐसे इंफिनिटी तक जाना चाहिए दोनों साइड, पॉइंटों में नहीं आनी चाहिए। इंटीग्रल का मतलब पॉइंटों में नहीं आनी चाहिए, अगर पॉइंटों में आ गई तो वो रियल नंबर बन जाएगी, तो रियल नंबर नहीं बनाना है, इंटीग्रल वैल्यू ही चाहिए, इंटीग्रल वैल्यू ही चाहिए। इसका मतलब इसकी पावरें क्या है, इसकी जो पावर होगी कहीं ना कहीं वो क्या बनानी पड़ेगी, हमें पॉजिटिव बनानी पड़ेगी या नेगेटिव भी बन सकती है पावरें, लेकिन वो पूरी की पूरी कटनी चाहिए, पूरी की पूरी क्या होनी चाहिए, कटनी चाहिए, या तो नेगेटिव बनो या पॉजिटिव बनो, हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन क्या होगा कि ये क्या होनी चाहिए, कटनी चाहिए। अगर मान लीजिए कि ये 5 की पावर 1/2 बच गया तो ये तो √5 है, तो क्या ये इंटीग्रल होगा, उस समय ये इंटीग्रल नहीं होगा। तो हमें इस तरीके की नहीं बनानी है, हमें कैसी बनानी है 5 की पावर 250 इस तरीके की हमें बना सकते हैं। लेकिन इंटीग्रल में रूट वाली संख्या में 1 पावर हमेशा ऐसी ही बनानी है जो क्या हो, कट जाए। तो हम कह सकते हैं कि ये r पर डिपेंड करेगी, r का मान अगर 0 लेंगे, r का अगर मान 0 ले ले तो 2 से 1016 कट जाएगा और 0/8 की वैल्यू 1 होती है, 7 की पावर क्या हो जाएगी आपकी 0 हो जाएगी, तो 0 हो जाएगी तो 1 हो जाएगा, 7 की पावर 0 का मतलब 1। तो ये सही है, r का मान 0 आ सकता है। क्या r का मान 2 आ सकता है, अरे 2 नहीं आ सकता, क्योंकि 2 यहाँ से तो कट जाएगा ये सिस्टम को, लेकिन यहाँ पे 1/4 बन जाएगा, 1/4 नहीं कटेगा। 3 ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते। इसका मतलब है कि अब r के मल्टीपल में होगा, क्या होगा r के मल्टीपल में, तो अब 8 होगा, 16 होगा, 24 होगा, ऐसे ऐसे चलेगा। कहाँ तक चलेगा, क्या 1016 तक चल जाएगा r का मान। 1016 में आप 8 का मान देकर देखो, 8 का भाग देकर देखो, 8 एकम 8 वैसे जाता है क्या पूरा पूरा, अरे इन 2 में जाता है, इन 3 में जाता है, तो 8 का जाता है। कभी भी अगर आपको 2 का किसी संख्या में भाग चेक करना है तो आखिरी के एक डिजिट में भाग जाना चाहिए। अगर आप 2 का स्क्वायर यानी कि 4 का भाग देकर देखते हो तो अंत में 2 अंकों में भाग जा रहा है 4 का, तो पूरा पूरा जाएगा उस संख्या में भी। अगर 2 की पावर 3 करते हो तो यानी कि अंत में 3 संख्याओं को देखना है, अगर 3 संख्याओं में 8 का भाग जा रहा है तो एब्सोल्यूटली पूरी संख्याओं में भाग जाएगा। तो यहाँ पे 0 16 में 8 का भाग जाएगा तो बिल्कुल जाएगा,
बिल्कुल जाएगा, इसलिए इसमें भी भाग जाएगा, इसलिए r की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं 1016 तक ले सकते हैं। बाकी अब अगर नेगेटिव में चलाओगे तो फिर यहाँ पे 1 अपॉन में क्या बन जाएगा आपका नेगेटिव बनता जाएगा, जो हमेशा क्या करेगा कहीं ना कहीं रियल बनाएगा, रूट के अंदर लेके जाएगा, तो वो सा नहीं बनाना। अब ये संख्याएं ज्ञात करनी है, बेसिकली ये जितनी संख्याएं हैं उतना ही हमारा है। तो ये संख्याएं कैसे निकालेंगे, ये एपी में बन गई। आप देखो डिफरेंस देखो 8 8 का डिफरेंस है, 8 8 का डिफरेंस, ये एपी में बन गई। तो एपी की जो जनरल टर्म होती है tn बराबर क्या होता है a प्लस का n माइनस का 1 into d। ये इसलिए बता रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से लेकर जा रहा हूँ। तो अंत में यहाँ पे tn, यहाँ पे अंत वाली टर्म डाल सकते हैं 1016 बराबर पहली वाली टर्म है 0 प्लस का n माइनस 1, n का मान निकालना है, कितनी टर्म है d कितना है डिफरेंशियल 8। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं 1016 में से क्या गया 8 गया, इधर लेके प्लस का हो गया 8 और ये हो गया 8 है। तो 8 इसमें जोड़ेंगे तो ये कितना बन रहा है प्यारे साथियों 1022, क्या बन रहा है 1024 बन रहा है। देखिए अरे इनको फाड़ के देखिए प्यारे साथियों, दिमाग को थोड़ा खोल के देखिए, तब आन का भाग देखिए। तो n का भाग देंगे तो n की जो वैल्यू आएगी प्यारे साथियों वो 1 आएगी, 1 आएगी। 8 एकम 8, 2 बच गया, 2 उतारा तो 8 दूनी 16, 6 बच गया, 8 घंटे 64। तो इसमें जो टर्म्स आएगी वो 8 to 8 यानी कि ये इंटीग्रल टर्म आएगी, इंटीग्रल टर्म आएगी, इंटीग्रल टर्म। तो एक 1 to 8 आएगी, 128 यहाँ पे इंटीग्रल टर्म्स आएगी। लेकिन अगर आप बोलो कि सर हमें क्या बनाओ शॉर्टकट तरीका बताओ, इतना बड़ा मेथड हमारे से नहीं होगा, एग्जाम में कितने ही क्वेश्चन बर्बाद हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन के लिए आपके लिए शॉर्टकट भी है, उसको उतार लीजिए भाई। अब देखिए इसकी शॉर्ट ट्रिक्स भी देख लीजिए। अगर जब भी आपको इस तरीके से दिए, किस तरीके से a की पावर 1 अपॉन में q प्लस का b की पावर 1 अपॉन में p, इस तरीके से दिए है ना, और उसकी पावर n है, हमें इसमें इंटीग्रल वैल्यू निकालनी है, इंटीग्रल वैल्यू निकालनी है प्यारे साथियों, इंटीग्रल वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है, इंटीग्रल वैल्यू निकालनी है, नंबर ऑफ इंटीग्रल निकालना है। तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले अगर n में p और q का भाग जाता है, पूरा पूरा भाग जाता है, पूरा पूरा भाग जाता है, पूरा पूरा अगर n में p और q का भाग जाता है, तो जो नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू होगी, नंबर ऑफ इंटीग्रल नंबर्स की जो संख्या होगी वो क्या होगी, वो आप बोलेंगे महत्तम पूर्णांक फलन। ऐसा होता है ना महत्तम पूर्णांक फलन। महत्तम पूर्णांक फलन में क्या करेंगे, n में एलसीएम दे देंगे, एलसीएम और किसका p एंड q का, p और q का एलसीएम निकालना है। उसके बाद में क्या कर देंगे, n में भाग दे देंगे और 1 जोड़ देंगे। लेकिन कब जोड़ेंगे 1, जब n में p और q का भाग जाता है। n में p और q का पूरा पूरा भाग नहीं जाता, किसी का भी भाग नहीं जाता, भाग नहीं जाता, किसी एक का भी भाग नहीं जाता, तो यही कंडीशन लागू होगी। अगर पूरा पूरा भाग जाएगा तो ये कंडीशन लागू होगी। लेकिन एक मान लीजिए कि एक का भाग चला गया, एक का नहीं गया, तब भी ये कंडीशन लागू होगी। दोनों का भाग नहीं गया तब भी कंडीशन यही लागू होगी। नंबर 2 कंडीशन। नंबर 1 कंडीशन, इसमें क्या होगा, n अपॉन में p अपॉन में q का क्या होगा, एलसीएम होगा, वही एलसीएम निकालना है। और बस इसमें इसका महत्तम पूर्णांक फलन ले लेना है, इसमें कुछ नहीं जोड़ना है। क्या करना है, इसमें कुछ नहीं जोड़ना है। बता लीजिए, करा के देखते हैं। तो हमें पता है कि जो 2 का और 8 का इसमें पूरा पूरा भाग जा रहा है, p है q है, तो इसमें पूरा पूरा भाग जा रहा है। इसका मतलब ये सिस्टम लगेगा, इसमें ये सिस्टम लगेगा n अपॉन में। n कितना है, 1016 है प्यारे साथियों। एलसीएम लेना है p और q का। p और q का एलसीएम होता है लघुत्तम समावर्ती, और लघुत्तम समावर्ती में जितनी भी कम से कम पावर है वो उठा लो, कम से कम कितनी पावर है वो उठा लो, मैक्सिमम से मैक्सिमम पावर उठा लो उन दोनों की। तो 2 की पावर 1 हो गया, और इसका जब एलसीएम लेंगे तो 2 की पावर 3 हो गया। तो इनमें मैक्सिमम पावर वाला उठा लो, मैक्सिमम पावर किसकी है, ये, तो ये सिस्टम उठा लो इन दोनों में, 2 की पावर 3 प्लस का 1। अगर इनका एलसीएम पूछता तो एलसीएम होता मिनिमम पावर वाला उठा लो, एलसीएम है मैक्सिमम पावर वाला उठा लो, लिख लो। एलसीएम होता है मैक्सिमम पावर वाला उठा लो, मैक्सिमम पावर वाला उठा लो। एलसीएम होता है मिनिमम पावर वाला उठा लो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसको बोला जाता है। तो यहाँ पे इसमें पर से मिलेगा तो 8 का ये क्या हो गया, 2 की पावर 8 का 2 की पावर 3 का मतलब 8, 8 एकम 8,
उसके बाद में आएगा 2 बज गया, 1 उतार है, 8 दूनी 16, 5 आ गया, 8 7 56। और इसका आपको पता है जब भी इंटीग्रल कोई वैल्यू अंदर रहती है महत्वपूर्ण की तो इंटीग्रल ही देती है। तो 127 प्लस का 1 इक्वल टू 128। राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। तो इससे करो उससे करो, कंसेप्ट आना चाहिए। अगर कंसेप्ट नहीं ट्रिक के भरोसे एग्जाम में जा रहे हो कहीं कहीं आप बेहोश हो जाओगे पहले साथ में। एग्जाम के क्वेश्चनों का इतना प्रेशर रहता है और ये तो यूपीएससी लेवल का एग्जाम है, इसलिए इसको हल्के में नहीं लेना है। एयरफोर्स नेवी का नहीं है मेरे साथियों, ये आपके यूपीएससी लेवल का एग्जाम है। जब भी यूपीएससी किसी एग्जाम को बनाती है तो पास होने की नौबत आ जाती है, पास होने की नौबत आ जाती है मेरे साथियों। यूपीएससी का स्टैंडर्ड इतने हल्के में ले रहे हैं कि कई साथी तो फट ही नहीं रहे हैं। तो इतना हल्के में जो ले रहे हैं वो प्यारे साथियों कभी भी एग्जाम को पास नहीं कर सकते। 300 नंबर का पेपर होता है और मैं कह रहा हूँ आपको 30 नंबर लाना मुश्किल हो जाता है बच्चे के लिए। 30 नंबर पेपर में लाना मुश्किल हो जाता है, 300 में से 30 नंबर। और आप बोलोगे कि 30 नंबर लाना मुश्किल हो जाता है क्या? बिल्कुल हो जाता है, जो बच्चा हल्के में लेता है। और जो बच्चा हल्के में नहीं लेता वही यहाँ पर क्या करता है, 150 से ऊपर भी नंबर आता है, वो 200 से ऊपर भी नंबर आता है, वो 250 से ऊपर भी ले आता है, पूरा का पूरा मैथ को कवर कर लेता है। लेकिन वही बंदा जो दिन रात पेन को घसता है, दिन रात कलमों को घसता है, दिन रात खोपड़ी को चलाता है, दिन रात मेहनत करता है, दिन रात जागता है, वही बंदा करता है 200 प्लस स्कोर। वरना मैं कह रहा हूँ 50% से 40 से लेकर जो 50% बच्चे वो 30 नंबर के स्कोर में मार खा जाते हैं, 30 नंबर नहीं ला पाते हैं। 30 नंबर, 30 ट्यूशन छोड़िए, 30 नंबर। इसलिए ऑन द स्पॉट में कहता हूं मेहनत तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर आपको अंत तक जाना है तो मेहनत तैयारी शुरू कर दीजिए। बिकॉज एनी अ मोमेंट द रिलाइनिंग ऑन द फुट, पैरों में गिर जाएंगे आप। यू कैन अचीव योर गोल देन आफ्टर यू ब्रेंट लाइक सन, अदरवाइज नॉट ब्रेंट सन यू डाउन वर्क स्टार्ट। तुम्हारा जो डाउन जो वर्क है, डाउन जो कार्य है वो स्टार्ट हो गया है समाज में। उसने इतिहास रचा है जिस पर जग हंसा, लेकिन जग हंसता है किसी पर है, लेकिन हर कोई इतिहास नहीं रचता। वही बंदा इतिहास रचता है जिसने जग को हंसते हुए देखा और उसके बाद में उस हंसी को अपने ऊपर लिया और सोचा कि क्यों हंस रहा है, इसको एक दिन रुलाना है। उसी ने इतिहास रचा है। बाकी ये दुनिया सब पर हंसती है, दुनिया का काम है सब पर हंसना, सब पर हंसती है, लेकिन इतिहास वही रचता है जो उस हंसती हुई दुनिया को देखता है और उसे रुलाने की कोशिश करता है। That's why achieve your goal। कुछ ही चीजें हैं जो हमारे कंपटीशन को इजी बनाती है। पहली बात है पर्सपेक्शन। पहली बात तो है कि जिस चीज को आप देख रहे हो उसमें आपका पर्सपेक्शन होना चाहिए। क्या पढ़ रहा हूं भाई, होना तो चाहिए। क्या पढ़ रहा हूं, क्या पढ़ रहा हूं पता ही नहीं है। दूसरी चीज है मोटिव। क्या? मोटिव। आपका मोटिव भी होना चाहिए भाई, किसी चीज को लेकर मोटिव भी होना चाहिए। विदाउट मोटिव यू नॉट अचीव एनी गोल, बिकॉज इज द टारगेट इज मेन पर्पज ऑफ योर गोल। तो ये तीसरा जो क्वेश्चन है प्यारे साथियों, ये भी बहुत अच्छा है और इसमें बेसिकली बोला गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ इस सिस्टम की आपको वैल्यू निकालनी है। किस सिस्टम की? इस सिस्टम की आपको वैल्यू निकालनी है। तो आप सब जानते हैं ये लिमिट का क्वेश्चन है और बहुत सावधानी पूर्वक लिमिट के क्वेश्चनों को करना पड़ता है। तो इसको अगर करेंगे तो याद रखना ये यहाँ पे जो पॉइंट है वो मल्टीप्लाई है। क्या है? मल्टीप्लाई है। कहीं ना कहीं आप दशमलव ना समझ लो इन चीजों को। तो इसकी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ डायरेक्ट, क्योंकि ऐसे क्वेश्चनों को अगर प्रैक्टिकल करते हैं तो बहुत टाइम लगता है और ऐसे क्वेश्चनों को प्रैक्टिकल नहीं किया जा सकता एग्जाम में। तो इसका शॉर्ट ट्रिक आप याद रखिए। शॉर्ट ट्रिक जो होता है प्यारे साथियों, अगर कोई भी लिमिट जो n टेंड्स टू इंफिनिटी हो, है ना, और याद रखना यहाँ पे 1 में P1 Q1 प्लस का 1 में P2 Q2 प्लस का 1 में P3
Q3 ऐसे चलता है प्यारे साथियों इन्फिनिटी तक ये सीरीज। ये कहाँ तक चलती है? इन्फिनिटी तक ये सीरीज चलती है। तो इसका जो मान होता है प्यारे साथियों वो क्या होता है? 1 अपॉन में P1 अपॉन में Q1 माइनस का P1। ये इसका फाइनल आंसर होता है। क्या होता है? फाइनल आंसर होता है। जैसे समझिएगा, जो यहाँ पर दिया गया है उसको समझिएगा। ये अगर P1 मान लेते हैं, ये अगर Q1 मान लेते हैं, ये अगर P2 मान लेते हैं, ये अगर Q2 मान लेते हैं, तो इसी से आंसर हो जाएगा इसका 1 अपॉन में P1। थोड़ा सा और समझिए, थोड़ा सा इसमें और समझिए। जो P1 है, जो P2 है, जो P3 है, ऐसे लेकर जो Pn है वो प्यारे साथियों क्या होगा? AP में होना चाहिए। अगर AP में नहीं है, that's why not system regulated. The system, the rule are find out when P1, P2, P3 कैसा होना चाहिए प्यारे साथियों? AP arithmetic progression and behind that Q1, Q2, Q3 and Qn ये किस में होना चाहिए? AP में। देखिए, the rules follow P1, P2, P3, Pn terms also AP and the most important rule Q1, Q2, Q3 and Qn also AP arithmetic progression. The two step, the term, the series, the two terms are not follow. That short tricks are not follow. The two terms are not follow series. Then after the trick are not follow. The trick also follow when the P1, P2, P3, Q1, Q2, Q3 in AP. ठीक है? तो यहाँ पे ये आप देख पा रहे हो कि ये किस में है। आप देखेंगे कि इसमें भी P1 और P2 का जो डिफरेंस है वो 3 है, Q1 और Q2 का डिफरेंस भी 3 है। ऐसे आगे चलोगे तो ये सीरीज जो है वो AP में ही है। कहने का यही मतलब है। तो बस 1 अपॉन में P1 कितना है? 2 अपॉन में Q1 माइनस का P1 कितना आ गया? 3। राइट आंसर हो गया 1/6। जो ऑप्शन कहाँ पे है? 5/6। अरे नहीं भाई साहब, ऑप्शन ए देखिए 1/6। देखिए ऑप्शन 1 देखिए, क्या 1/6 है? बिल्कुल है। तो ऑप्शन 1/6। ये थोड़ा सा सिस्टम याद रखना है। देखिए, इसलिए थोड़े से गंभीर भी हो जाते हैं जब लगता है कि जो मेहनत है वो सही दिशा में नहीं जा रही। इसलिए मेहनत को सही दिशा में जाने दीजिए प्यारे साथियों। मेहनत को सही दिशा में आप लेकर जाइए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि जब रिजल्ट आए और उस लिस्ट में आपका नाम नहीं आए। लिस्ट में नाम आए यही सोचते हैं। तो बस नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं प्यारे साथियों। तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, वो भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। और ये मान के चलना कि ये जो क्वेश्चन है वास्तव में एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, क्योंकि इनको उसी तरीके से बनाया गया है प्यारे साथियों। ये मैंने खुद ने बनाया है, ये जो क्वेश्चन है वो खुद ने बनाए हैं। और फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर्स, फाइंड खोजिए the number of all numbers that can be formed using the digits 2, 3, 4, 5 taken all the time। यानी कि आपको ये 4 डिजिट दी गई है मेरे साथ, ये 4 डिजिट दी गई है और ये बोला गया है इनसे मिलकर बनने वाली जो संख्याएं हैं, इन 4 डिजिट से मिलकर बनने वाली जितनी भी संख्याएं हैं उन संख्याओं का योग क्या होगा। प्यारे साथियों, जब भी ऐसा पूछा जाता है तो पहले या तो ये लिखो, तो 4 जो संख्याएं उनसे मिलकर बनने वाली फैक्टोरियल चौइस संख्याएं हो गई। तो चौइस संख्याओं को या तो आप ऐसे लिखिए, चौइस संख्याओं को लिखकर जोड़िए तो शायद यही माएगा आपका जो कार्य उसमें, तो चौइस संख्याएं माएगी। बाकी की जो कैलकुलेशन है वो तो अगले दिन होगी। तो इसलिए ऐसा नहीं करना है, इसका डायरेक्ट आपको शॉर्ट ट्रिक याद रखना है। और शॉर्ट ट्रिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं। जब एग्जाम में कोई क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक से होता है तो कई जो क्वेश्चन जो शॉर्ट ट्रिक से नहीं होते उनमें समय बहुत ज्यादा मिल जाता है। तो देखिए, इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है s मल्टीप्लाई में n-1 और इनटू में 10 की पावर n-1 अपॉन में आपका हो जाएगा प्यारे साथियों 10 - 1। ठीक है,
ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा, आंसर यही हो जाएगा। अब बस क्या है, एस क्या है प्यारे साथियों, ये है एस है सम ऑफ ऑल डिजिट, सम ऑफ ऑल डिजिट्स, और एन क्या है, नंबर ऑफ डिजिट्स, क्या नंबर्स ऑफ डिजिट्स हो जाएगी प्यारे साथियों। एक है जिसमें जीरो भी इंक्लूड होता है, जैसे इसमें जीरो इंक्लूड कर देता फिर सम पूछता, तो वो थोड़ा सा क्या है प्यारे साथियों अलग स्टाइल का है। उसको कल 3 कॉन्सेप्ट लेकर आऊंगा उस जीरो पर बेस, तो तीनों साथ करवाने की इच्छा है। तो कल हम क्या करेंगे, उन जीरो वाले कंसेप्ट को ही छेड़ेंगे, लेकिन आज थोड़ा इनको ही देख लो। तो ये सम ऑफ ऑल जो डिजिट है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, एन इसको बोलते हैं। तो इस फॉर्मूले में हम रखेंगे एस कितनी होगी, 3 और 2 5, 5 और 5 10, 10 और 4 14, गुणा में कितनी संख्या है 4, 4 में से 1 हटा दो 3, 3 का क्या कर देंगे फैक्टोरियल कर देंगे, मल्टीप्लाई में 10 की पावर 4 माइनस का 1 अपॉन में 10 माइनस का 1 यानी कि 9। ठीक है, अब देखिए इस 10 के स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, 10 के स्क्वायर माइनस 1 लिख सकता हूँ, इसको लिख सकते हैं बिल्कुल। और इसको क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी ए प्लस बी। तो 14 गुणा 3 फैक्टोरियल गुणा में 10 का स्क्वायर प्लस का 1 और 10 का स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन में प्यारे साथियों 9। देखिए अब वैसे बन गया ये 10 प्लस 1 10 माइनस 1 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना सर, 10 प्लस 1 10 माइनस 1 इसको लिख सकते हैं। और ये प्यारे साथियों क्या बन गया, 100 प्लस 1 101, और ये कितना हो गया 14 को 14 गुणा 3 फैक्टोरियल में 6 मल्टीप्लाई में अपॉन में 9, 10 माइनस 1 9 अपॉन में 9 कैंसिल आउट। अब देखिए ये बच गया 14 गुणा 6 गुणा 101 गुणा 11। अब देखिए इनको मल्टीप्लाई करिए, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया 24, तो यूनिट डिजिट क्या आई 24 आई। तो जिस नंबर के यूनिट डिजिट आपकी चॉइस होगी प्यारे साथियों वो आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। इस क्वेश्चन को मैं पहले करवा चुका हूं प्यारे साथियों, लेकिन किसी कारणवश इसमें आवाज नहीं है और पूरा का पूरा वीडियो मेरे को वापस बनाना पड़ा इसका आंसर का। तो कहीं ना कहीं आप इस चीज को समझिए कि वापस से इस पर बड़ा खेलना पड़ रहा है प्यारे साथ वापस से, है ना। तो कई बार क्या होता है कि पूरा वीडियो बन जाता है उसके बाद भी पता चलता है आवाज ही नहीं है, तो बहुत ऐसे दुख होता है, लेकिन क्या करें करना पड़ता है प्यारे साथियों। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या आ गई 4 आ गई, तो इसको ज्यादा नहीं करना है, सबसे पहले तो यूनिट डिजिट देखना है और सही रहा कि जो इसकी यूनिट डिजिट है वो 2 नहीं आई, 4 नहीं और किसी में नहीं आई, वरना आपको पूरा भी मल्टीप्लाई करके करना पड़ सकता है प्यारे साथियों। तो बहुत शानदार था। जीरो वाला हम देखिए नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्योंकि जीरो के जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज्यादा है और बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट हैं, तो उनको डील हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। लेकिन अभी 1-2 क्वेश्चन और हम देख लेते हैं प्यारे साथियों। प्यारे साथियों ये आज का 6वां क्वेश्चन है, कौन कितने नंबर का है, 6वां नंबर का ये क्वेश्चन है प्यारे साथियों। और मैं आपको गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ प्यारे साथियों 4 क्वेश्चन इन्हीं कॉन्सेप्ट से एग्जाम में छपेंगे। 4 क्वेश्चन अभी कह रहा हूँ मैं, और मैं लिख भी दे रहा हूँ 4 क्वेश्चन छपेंगे। ये मैं लिख दिया आज की क्लास में और ये स्क्रीनशॉट भी आपके सामने लाया जाएगा। कितने क्वेश्चन, 6वां क्वेश्चन है प्यारे साथियों, और 4 क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट से छपेंगे। गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं प्यारे साथियों 4 क्वेश्चन छपेंगे और ये 6वां क्वेश्चन है। उसके बाद में आज की क्लास को प्यारे साथियों यहीं पर रोकते हैं, किसी कारणवश किधर जाना पड़ रहा है, तो आज की क्लास हमें इतनी ही रखेंगे। और आज का जो क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन, वो भी ऐसे मान लीजिए बहुत शानदार क्वेश्चन है प्यारे साथियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है। और ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से उठाया हुआ क्वेश्चन है, मैं फिर से बता दूं। इसमें पूछ रहा है फैमिली ऑफ 4 पैरेलल लाइंस, कुल 4 पैरेलल लाइंस है, उनके परिवार आर है इंटरसेक्ट काटा जाता है बाई फैमिली ऑफ 3 लाइंस, 3 लाइन के परिवार से काटा जाता है। और देन नंबर ऑफ पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम के क्या होंगे, नंबर क्या होंगे, इसको बोलते हैं प्यारे साथियों समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। एक बात याद रखना, हिंदी वाले छात्रों को कह दूं, पहले मैं आपको इसका सोल्व बता दूं, कॉन्सेप्ट बता दूं। कॉन्सेप्ट का मतलब है कि अगर n पैरेलल लाइन, पैरेलल का मतलब होता है समांतर प्यारे साथियों, जिनके बीच की डिस्टेंस क्या होती है, बराबर होती है। अगर n पैरेलल लाइन, मान लीजिए कि ये n पैरेलल लाइन है, क्या है, पैरेलल लाइन है प्यारे साथ, n पैरेलल लाइंस
इंटरसेक्ट करती है। अब एम पैरेलल लाइंस इनको इंटरसेक्ट करते हैं। ये जो अब है प्यारे साथियों वो इंटरसेक्ट कर रही है। क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। कितनी लाइन है? 3 और 3 6 रे। इनको मान लीजिए कि ये एम लाइंस है, एम लाइंस है जो इनको क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। इंटरसेक्ट का मतलब एम पैरेलल लाइंस को एम पैरेलल लाइंस क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। तो आप ये देख पा रहे हो ये क्या बन रहा है? ये जो आप देख पा रहे हो प्यारे साथियों ये बन रहा है पैरेललोग्राम। क्या बन रहा है प्यारे साथियों? पैरेललोग्राम। यानी कि इसी को बोला जाता है प्यारे साथियों समांतर चतुर्भुज। तो ये जो बन रहा है समांतर चतुर्भुज उन्हीं की संख्या पूछ रहा है। तो याद करना जब भी इस तरीके से बनता है तो इनकी जो संख्या होती है प्यारे साथियों या हम बोल सकते हैं नंबर जो होता है वो m इंटू एन अपॉन में m माइनस 1 इंटू n माइनस 1 अपॉन में 2 ये होगा। अब आप यहाँ पे देखिए 4 लाइंस है तो 4 गुणा कितनी ओ n लाइंस है? 3 लाइंस। तो 3 इंटू में 4 माइनस 1 3 माइनस 1 2 अपॉन में 4 से 4 कैंसिल 3 क्या 9 9 दूनी 18 यानी कि 18 पैरेललोग्राम बन जाएंगे। तो ऑप्शन यहाँ पे ए होगा। कंसेप्ट से देखें तो देखिए कंसेप्ट से देखने का मतलब है कि ये तो आप रख ही लीजिए। कंसेप्ट से देखने का मतलब ये है कि जैसे ये मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 3 और 3 6 एक 7 लाइन ये थी। उसके बाद में ये कितनी लाइन थी? 1 2 3 4 5 ये 5 लाइन ये थी। 7 और 5 से बनने वाले जो समांतर चतुर्भुज कितने होंगे प्यारे साथियों? तो वो कितने होंगे? 7 गुना 5 अपॉन में 6 गुना 4 अपॉन में 4 से 4 कैंसिल तो 6 पंजा में 30 6 पंजा में कितने होंगे प्यारे साथियों? 30 और 30 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 210 ये 210 बनने वाली संख्या है। ठीक है तो कितनी हो जाएगी आपकी? 210 हो जाएगी। ये बहुत शानदार क्वेश्चन था। अगर आप इनको जोड़ेंगे प्यारे साथियों तो ये 210 आएंगे। लेकिन फिलहाल हमने इनको थोड़ा सा ऐसे किया है तो ये आपको नहीं दिखाई दे रहे होंगे। वैसे m लाइंस है n लाइंस है तो इस तरीके से आप इनको कर सकते हो। बहुत शानदार ये आज का जो क्वेश्चन था हमने बहुत अच्छे से किया है प्यारे साथियों और आशा है कि इसी तरीके से हम और भी करते रहेंगे। ये बहुत शानदार था। पैरेललोग्राम से इस बार क्वेश्चन जरूर आ सकता है। और एक क्वेश्चन में आपको और बता दूं किसी भी बहुभुज में विकर्णों की संख्या ज्ञात करवाई जाती है। विकर्णों की संख्या डायगोनल की संख्या अगर बताई डायगोनल की संख्या प्यारे साथियों नंबर्स ऑफ डायगोनल्स तो याद रखना ये n इंटू n माइनस 3/2 होता है। कितना होता है? n इंटू n माइनस 3/2। जैसे अगर त्रिभुज की बात करेंगे त्रिभुज में 3 भुजाएं हैं 3 माइनस 3 0 यानी कि त्रिभुज के अंदर डायगोनल क्या होते हैं? 0 होते हैं। तो बहुत शानदार टॉपिक था और इसको भी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। वैसे हमने अपने चैनल पर कितनी ही दफा ये सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं लेकिन ये नई वेराइटी के क्वेश्चन और लेकर आ रहा हूँ। इनसे पहले भी हमने बहुत कुछ परमुटेशन से सीखा था प्यारे साथियों और अब भी हम सीखेंगे। अच्छे एग्जाम के ओरिएंटेड क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। वो क्वेश्चन नहीं लेके आ रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए हमारा एक पर्सपेक्टिव है समय लग सकता है 6 क्वेश्चन कराने में हमें 60 मिनट भी लग जाएगी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो हमारा जो क्वेश्चन है वो एक ऑथेंटिक क्वेश्चन होना चाहिए जो एग्जाम को हिट करे प्यारे साथियों एग्जाम के कॉन्सेप्ट को हिट करे। ये नहीं यहाँ पे करवा क्या रहे हैं एग्जाम में पूछा क्या जा रहा है और फिर उस दिन हम ब्लेम भी उसी स्टूडेंट पर लगा रहे हैं जो यहाँ पर खड़ रहा है। नहीं ऐसा नहीं है। ब्लेम हम पर होगा अगर किसी भी तरीके से कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन बाहर से आता है ब्लेम हम खुद उठाएंगे और ऐसा उठने ही नहीं देंगे क्योंकि सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो इसी कॉन्सेप्ट से आएंगे प्यारे साथियों। तब तक जय हिंद। बार बार मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में प्यारे साथियों।